तो शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन से क्या बनता है? प्रकाश के पूर्ण परावर्तन से क्या बनता है दोस्तों? तो मरीचिका बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रकाश के जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या बनता है? तो मरीचिका बनती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखो मरीचिका क्या होती है? ये पानी जैसा भ्रम दिखाई देता है। मरीचिका में क्या होता है कि पानी जैसा क्या होता है, भ्रम दिखाई देता है। ठीक है ना, पानी जैसा भ्रम दिखाई देता है। मरीचिका गर्म क्षेत्रों में दिखाई देने वाली क्या होती है? प्रकाश घटना होती है। जो मरीचिका होती है वह कैसे दिखाई देती है? तो वह गर्म क्षेत्रों में दिखाई देने वाली एक घटना होती है, जिससे क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो प्रकाश क्या होता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए पानी जैसा भ्रम दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश बार बार अंदर ही परावर्तित होता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जो प्रकाश होता है, क्या होता है, जो प्रकाश होता है वह बार बार अंदर अंदर ही परावर्तित होता है और बाहर निकलने की बजाय फाइबर के अंदर ही चलता है। ये प्रकाश होता है वह बाहर निकलने की बजाय फाइबर के अंदर ही चलता रहता है और इससे सिग्नल जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है। सिग्नल लॉस क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का हम उपयोग इंटरनेट और संचार उपयोग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? दोस्तों ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। याद रखना, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है दोस्तों? तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता की जो इकाई होती है वह क्या कहलाती है? वह कैंडेला कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कैंडेला क्या करता है? प्रकाश स्रोत की चमक को मापता है। कैंडेला को जो हम प्रकाश स्रोत की जो संरचना है या फिर प्रकाश स्रोत की चमक को मापते हैं, किसमें? कैंडेला में मापते हैं। इसके जो एसआई मूल इकाई क्या है? इसकी एसआई प्रणाली की मूल इकाई होती है। जो कैंडेला है या ज्योति तीव्रता है उसकी इकाई कैंडेला है। कैंडेला क्या है? प्रकाश स्रोत की जो चमक होती है, चमक को मापने वाला की एक इकाई होती है। इसका उपयोग एलईडी बल्ब, इसका जो उपयोग है एलईडी बल्ब आदि में होता है। ज्योति कैंडेला का मतलब होता है कि ज़्यादा चमक। ज्योति तीव्रता या ज्योति कैंडेला का मतलब होता है ज़्यादा चमक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण समांतर रखने पर प्रतिबिंब की संख्या, दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? तो अनंत होती है। प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। देखो समांतर दर्पणों जो प्रकाश बार बार टकराता है, समांतर दर्पणों में जो प्रकाश होता है वह क्या होता है? बार बार टकराता है और हर बार एक नया प्रतिबिंब बनता है। हर बार क्या होता है? एक नया प्रतिबिंब बनता है और यह प्रक्रिया रुकती नहीं है, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसलिए जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, कैमरे का कौन सा भाग पूछा गया है कि कैमरे का कौन सा भाग रेटिना जैसा होता है? कैमरे का कौन सा भाग रेटिना जैसा होता है? तो याद रखना, जो फिल्म होता है, फिल्म होता है, कैमरे का कौन सा भाग रेटिना जैसा होता है? तो जो फिल्म भाग होता है वह फिल्म जो भाग होता है वह रेटिना की तरह दिखाई देता है। जैसे आँख में रेटिना पर इमेज बनती है वैसे ही फिल्म पर भी बनती है। कैमरे में फिल्म या सेंसर यही काम करता है। लेंस सिर्फ प्रकाश को फोकस करता है। लेंस क्या करता है? लेंस जो होता है वो प्रकाश को फोकस करता है, इसलिए फिल्म जो होती है वह रेटिना के समान कार्य करती है। पूछा गया है, दंत चिकित्सा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, दंत चिकित्सा में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु कैसी होती है? तो वस्तु यहाँ पर क्या होती है? बड़ी दिखाई देती है। वस्तु कैसी होती है? बड़ी दिखाई देती है और उससे दांत साफ और स्पष्ट दिखते हैं। दंत चिकित्सा में हम जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण होता है। इसमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है और स्पष्ट दिखाई देती है। बड़ी के साथ स्पष्ट दिखाई देती है और पास की वस्तु को सीधा प्रतिबिंब मिलता है। जो पास की अगर वस्तु होती है उसे क्या होता है? उसे सीधा प्रतिबिंब मिलता है। इसलिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो जो सूर्य होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। सूर्य की किरणें लंबा रास्ता तय करती है, ये तो सही है। जो सूर्य होता है, ठीक है ना, सूर्य की जो किरणें होती है वह काफ़ी लंबा रास्ता तय करती है, जिससे नीला रंग अधिक बिखर जाता है। जिससे क्या होता है? नीला रंग अधिक बिखर जाता है और लाल रंग जो होता है, जो लाल रंग होता है वह कम बिखरता है। और लाल रंग कम बिखरता है और आँख तक आता है। लाल रंग क्या होता है? कम बिखरता है और आँख तक आता है। इसलिए सूर्य हमें क्या होता है? सूर्य हमें क्या होता है? लाल दिखाई देता है। देखो एक बार और समझ लो, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परिकिरण के कारण। क्योंकि सूर्य की किरणें लंबा रास्ता तय करती है जिसमें नीला रंग अधिक बिखरता है।
नीला जो रंग होता है वह अति बिखर जाता है और लाल रंग कम बिखरता है और आँख तक आता है। तो लाल रंग हमारी आँख तक आता है, इसीलिए सूर्य हमें क्या होता है, लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसे मापता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है वह किसे मापता है? तो तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है और यह बहुत छोटी इकाई होती है। क्या होती है दोस्तों? यह बहुत ही एक छोटी इकाई होती है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने में काम आती है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य को मापने के या मापने के लिए उपयोग की जाती है किसकी? एंगस्ट्रॉम एक इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और भौतिकी और रसायन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन जो गैस होती है, गैस का प्रयोग किया जाता है। यह घरों में खाना बनाने में उपयोग होती है और अत्यधिक ज्वलनशील होती है। क्या होती है? अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इस बात का भी ध्यान रखना। और ये सिलेंडर में दबाव में रखा जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है दोस्तों मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। जो गोबर गैस होता है वह जैविक अवशिष्ट होता है। कैसा होता है? अवशिष्ट तो होता है, लेकिन कैसा? तो जैविक अवशिष्ट होता है। इसमें सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह मीथेन की निकलती है और मीथेन क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। मीथेन क्या होता है? एक ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में? ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है CaOCl2। याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? CaOCl2 होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने, ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वह पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है और इसमें क्लोरीन उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरीन उपस्थित होता है जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, रासायनिक नाम क्या है? CaOCl2। इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। यह शक्तिशाली ऑक्सीकारक भी होता है, क्लोरीन इसमें उपस्थित होता है और क्लोरीन इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि कीटाणुनाशक के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच का एक घोल होता है, कांच को घोल सकता है, ठीक है ना। इसलिए इस पे कांच पर लिखाई जाती है। यह बहुत खतरनाक अम्ल होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। यह अम्ल कांच पर प्रभाव नहीं डालता, यह कांच पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन कांच पर लिखने के लिए इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर किस में घुलता है? जो रबर होता है वह किस में घुलता है? तो रबर जो होता है वह बेंजीन में घुल जाता है। रबर, देखो, रबर क्या है? कार्बनिक पदार्थ होता है। याद रखना, रबर क्या होता है? तो यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन? रबर होता है। यह क्या होता है? कार्बनिक विलायक में घुलता है। बेंजीन जो होता है वह एक अच्छा विलायक में घुलता है। बेंजीन एक अच्छा कार्बनिक विलायक है, इसलिए रबर इसमें आसानी से क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? यूरिया जो होता है वह किस प्रकार का उर्वरक है? तो यूरिया एक नाइट्रोजन प्रकार का उर्वरक होता है। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो 46% होती है। यह पौधों की वृद्धि, यह जो पौधे होते हैं, पौधों की वृद्धि में काफ़ी कारगर साबित होता है। किसान द्वारा सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है यूरिया का, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 46% होती है, ठीक है ना। यह सस्ता और प्रभावी उर्वरक होता है, सस्ता और प्रभावी उर्वरक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों? तो पीतल जो होती है, तो पीतल तांबा और जिंक की, Cu यानी तांबा और Zn मतलब होता है, Zn होता है जिंक। तो पीतल होती है तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। यह सुनहरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो यह सुनहरे रंग का होता है। इसका उपयोग बर्तन और सजावट में इसका उपयोग किया जाता है। यह जंग से बचाव करता है। पीतल क्या करता है? जंग से बचाव का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? जो कांसा होती है वह कांसा, तांबा और टीन, Cu यानी कि तांबा और Sn यानी कि टीन, यानी कि कांसा जो बनता है वह तांबा और टीन से मिलकर बनता है। यह कठोर होता है। क्या होता है? यह कठोर होता है और इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो
मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग होता है और प्राचीन काल में हथियारों में भी इसका प्रयोग करते थे। जो कांसा का उपयोग प्राचीन काल में हथियार बनाने में भी करते थे और इसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में भी होता है और इसका जो मिश्रण होता है वह टीन टीन और तांबा मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है दोस्तों? तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु होती है। सिलिकॉन क्या होती है? एक उपधातु होती है। इसमें क्या होता है? धातु। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। किसमें होते हैं? उपधातु में। तो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। इसे अर्धचालक भी कहते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करते हैं। चिप और सेमीकंडक्टर बनाने में सिलिकॉन का सर्वाधिक उपयोग इस समय हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है तो खाद्य संरक्षण में, याद रखना, सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य संरक्षण में होता है। यह बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की जो वृद्धि होते हैं, बैक्टीरिया की वृद्धि को कौन रोकता है? तो सोडियम बेंजोएट रोकता है। और यह क्या करता है? जूस और सॉस में इसका ज़्यादातर उपयोग करता है। जूस और सॉस में ज़्यादातर सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करने का कार्य करता है। और यह क्या है? यह प्रिजर्वेटिक है। क्या है? यह प्रिजर्वेटिक होता है। इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किससे होता है दोस्तों? तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया क्या है? एक परजीवी होता है। क्या होता है? मलेरिया का होता है एक परजीवी होता है ना, परजीवी होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह खून को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यह खून को प्रभावित करता है और बुखार इसका मुख्य कारण है, जिससे क्या होता है? बुखार आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। देखो, इंसुलिन हार्मोन रक्त में शक्कर नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन रक्त में क्या करता है? रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से क्या होती है? इसकी कमी से शुगर बढ़ जाती है। ठीक है ना, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? शुगर बढ़ जाता है और इसे मधुमेह रोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं। यह दीर्घकालिक एक रोग होता है।